अब बात करते हैं अनुपम रसायन की। लिस्टिंग के वक्त तो बहुत एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन लिस्टिंग के बाद बहुत एक्साइटमेंट दिखा है। इस कंपनी ने जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाया और अब जो नतीजा आ रहा है वो भी इतना ही इंटरेस्टिंग है। मुनाफे में 120% का उछाल है, आमदनी में 73% का उछाल है अगर इस तिमाही के आंकड़े आप देखें। अनुपम रसायन के सीएफओ अफजल मलकानी हमारे साथ जुड़ते हुए। मिस्टर मलकानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पे। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। ये जो नतीजे हैं बहुत ही जबरदस्त दिख रहे हैं साल दर साल, लेकिन क्या इस तरह की ग्रोथ आप आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी दिखाएंगे या यहाँ पे कुछ बेस इफेक्ट है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है? जरा समझाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी। और अब आपके सवाल के ऊपर अगर मैं आता हूँ तो मैं कहूँगा कि अगले क्वार्टर्स में भी आप सेम टाइप ऑफ ग्रोथ आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले 4 साल में फ्रंट एंडेड कैपेक्स किया है। उसकी वजह से फ्रंट एंडेड कैपेक्स की वजह से हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था जो फाइनेंशियल ईयर 21 में वो 55% था, एंड द करंट ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग 75% एंड द फॉलोइंग ईयर इट विल फर्दर इंक्रीज टू 90%। सो इन व्यू ऑफ दिस ग्रोथ ड्राइवर्स वी कैन एक्सपेक्ट कि क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा। तो आप पूरे साल में करीब 70% रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहे हैं। क्या टारगेट है आपके FY22 के लिए? नो, 70% वाज फॉर दिस Q4 ओनली। मैं बात कर रहा हूं कि पिछले 3 सालों में हमारा CAGR रहा है 34% का रेवेन्यू CAGR एंड EBITDA CAGR ऑफ 40%, एंड वी कैन एक्सपेक्ट द सेम ग्रोथ ट्रैजेक्टरी टू कंटिन्यू। ओके, तो 35% की आपकी ग्रोथ आगे बनी रहेगी, ये आपका अनुमान है। अगर आपके थोड़ा सा मैं अंदाजा दे आप जी बताइए। क्योंकि हमारे पास एक तो कैपेसिटी है और दूसरा हमारे जो कस्टमर्स है उस पे कैसे 80% ऑफ द न्यू कस्टमर एंड द न्यू प्रोडक्ट्स, तो ये ग्रोथ वहां से आ रहा है, एंड वी हैव अ बैक टू बैक अरेंजमेंट इन द टर्म फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स। So capacity and the contract with the customer, ये दो growth drivers है, उसकी वजह से we have reason to believe that this will continue. ओके, अच्छा, आपके मेरे ख्याल से 40-42% डोमेस्टिक बिजनेस है और बाकी का मेजॉरिटी 55% से ज़्यादा एक्सपोर्ट से आ रहा है। तो उन मार्केट्स का अगर आप थोड़ा अंदाज़ा दें, आपकी कैपेसिटी तो ठीक है बढ़ रही है, लेकिन कहाँ से आप खास तौर पे डिमांड देख रहे हैं? कौन से वो मार्केट हैं जो आपकी इस ग्रोथ को ड्राइव करेंगे? अगर मैं बात करूं तो हमारा अभी 90% फ्रॉम द लाइफ साइंस स्पेशलिटी केमिकल्स एंड 10% फ्रॉम द अदर स्पेशलिटी केमिकल्स, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम टाइप ऑफ ग्रोथ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेगमेंट कि भाई 90% लाइफ साइंस जिसमें अपना एग्रो केमिकल्स है, पर्सनल केयर है एंड फार्मा है, एंड 10% जो बाकी का है जिसमें पिगमेंट्स एंड पॉलीमर एडिटिव्स है। तो सेम टाइप ऑफ ग्रोथ वी आर एक्सपेक्टिंग इन इक्वल। ओके, मैं ये कह रहा था कि आपके जो डोमिनेंट मार्केट हैं सबसे ज़्यादा यूरोप है, उसके बाद जापान और फिर सिंगापुर की बारी आती है। वहाँ पे किस तरह की डिमांड आप देख रहे हैं? उन मार्केट्स पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था कोविड का, शार्प रिकवरी की खबरें भी आ रही हैं। आपका क्या असेसमेंट है अपनी मार्केट को लेकर? पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो देयर इज नो इम्पैक्ट फॉर दिस करंट सिचुएशन। और अगर मैं पर्टिकुलरली यूरोप एंड जापान की बात करूंगा तो दोनों जगह पे से वी आर एक्सपेक्टिंग ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ अ न्यू कस्टमर एज वेल एज इन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आल्सो। एक और चीज़ हम देख रहे हैं बहुत प्रोमिनेंटली कि बहुत सारे कमोडिटीज़ के दाम में तेज़ी आई है। मेरा ख्याल है अगर आप हमें ये समझाएं कि आपके रॉ मटेरियल्स के दाम में किस तरह की बढ़ोतरी हुई है और आपके एंड प्रोडक्ट्स के दाम में किस तरह की बढ़ोतरी हुई है, या कैसे आपने इसको पास ऑन किया है, और मार्जिन की पिक्चर आपको कैसी नजर आ रही है? अगर हम सेल की बात करें तो हम एक सिंगल प्राइस देते हैं कस्टमर को एवरी नवंबर और दिसंबर,
बट सामने हमारे जो सप्लायर है वो हमको 3 महीने से ज्यादा की एक सिंगल प्राइस नहीं दे सकते ड्यू टू दिस फ्लक्चुएशन इन दी कमोडिटी। और उसको हम हेज करने के लिए, इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, वी कीप 6 months इन्वेंट्री इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। और बाकी का 3 महीना जो है हमारा सप्लायर के साथ बैक टू बैक अग्रीमेंट रहता है। तो जो पूरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसकी सिंगल प्राइस होती है कस्टमर के साथ, उसके सामने 9 मंथ हमारा इस तरह से हम हेज करते हैं। 3 months सप्लायर अग्रीमेंट एंड 6 months इन्वेंट्री। बट अभी अगले साल से फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड से हम कस्टमर को ये प्रपोज करने जा रहे हैं कि भाई जो प्राइस अभी एनुअली है उसको हाफ ईयरली कर दीजिए। और अगर हम वो करेंगे तो हमारा जो ऑब्वियसली जो इन्वेंट्री लेवल जो है वो भी काफी कम हो जाएगा एंड हमारा जो होल्डिंग कॉस्ट है वो भी काफी कम हो जाएगा आगे जाके। और आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये हो जाएगा? अगर नहीं हुआ तो क्या इम्पैक्ट होगा आपके ऊपर? जाएगा because we have already initiated the discussion with the key customers and the initial response is good. ओके मिस्टर मलकानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये शानदार नतीजे के बाद जैसे कि मिस्टर मलकानी ने बताया, कंपनी का आउटलुक ना केवल काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है, डिमांड काफ़ी अच्छी है। 35% ग्रोथ साल दर साल होने की उन्होंने अपने कारोबार में अपेक्षा जताई। बल्कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तो हमें बता रहे हैं कि दरअसल कंपनी अपने सप्लाई एग्रीमेंट्स में बदलाव करेगी और अभी जो साल भर के लिए एक रेट तय किए जाते हैं कस्टमर के लिए, उसको 6 महीने पे ला दिया जाएगा। इससे भी इन्वेंट्री कम होगी यानी मुनाफा बढ़ेगा और रिस्क भी कम होगा। तो अच्छी बात है, इस खबर पे हम नजरें बनाए रखेंगे और फिर से जुड़ेंगे मलकानी साहब के साथ जब वो इस तरह के एग्रीमेंट्स पूरे करते हुए नजर आएंगे।